धरातल पर दो प्रकार की शक्तियाँ कार्यरत है, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातल पर जो निर्माण किया जाता है उसे बाह्य शक्तियों के द्वारा उसका समतलीकरण या अपमार्जन किया जाता है। इनमें धरातल पर जो बहने वाला जल है वो नदी के रूप में बाह्य शक्ति के रूप में काम करता है। जल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह हमेशा ढाल के अनुरूप बहता है। ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की ओर ढाल के सहारे सहारे जल बहता है। छोटी जलधाराओं के रूप में जल प्रवाहित होता है। धीरे धीरे छोटी जलधाराएं मिलकर बड़ी काफ़ी गहरी अवनलिका में प्रवाहित होने लगती हैं। ये जो बड़ी जलधारा है उसे हम नदी का नाम देते हैं। नदी अपने परिवहन मार्ग में अपर्दन का कार्य करती है। नदी के द्वारा जो है 3 प्रकार के कार्य हमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं: अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण का कार्य। नदी के स्वभाव पर निर्भर है कि वो तीनों ही कार्य लगातार करेगी या रुक रुक कर करेगी, समय विशेष पर करती है। सामने हमने लिखा है कि नदी या कोई जलधारा है उसके 3 स्वरूप हमारे सामने उभर के आते हैं। स्थायी जलधारा, ऐसी जलधाराएं जिनमें साल भर जल की आपूर्ति होती रहती है और वो सदावाहिनी रहती है। जैसे हिमनद एवं झीलों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो वर्षवाहिनी नदियां हैं, उनमें साल भर पानी बहता रहता है, जल प्रवाह निरंतर बना रहता है और इनके कारण से जो है अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन का जो कार्य है वो निरंतर वर्ष पर्यंत चलता रहता है। और अपर्दन का जो अंतिम तल है वो भूमिगत जल होता है। भूमिगत जल तक, वाटर लेवल तक जो है ये नदियां अपर्दन का कार्य करती रहती हैं। दूसरी जो जलधारा हमारे सामने है वो है आंतरायिक जलधारा, इंटरमीडिएट स्ट्रीम। ऐसी नदियां जिनमें जल ऋतु या समय के अनुसार प्राप्त होता है। उन जलधाराओं को आंतरायिक जलधाराएं कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जब पानी प्राप्त होता है तो इन जलधाराओं में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। भूमिगत जल का लेवल भी जो जब इन जलधाराओं में पानी बहता है तो ऊपर आ जाता है। तो ऐसी नदियां जिनमें वर्षा जल और हिमनद आदि के जल से समय के अनुसार बहती है, बाकी समय में वो वर्ष के कुछ समय प्रवाहित होती है, शेष समय वो सूखी रहती है। ऐसी जलधाराओं को आंतरायिक जलधाराएं कहते हैं। जैसे राजस्थान और भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो वर्षा ऋतु में जिनमें जल मिलता है, शेष ऋतु में वो सूखी रहती है। जैसे बनास, बेड़च और भी जो राजस्थान की नदियां हैं जिनमें जो है वर्ष के कुछ समय ही पानी प्रवाहित होता है, शेष समय वो सूखी रहती है। ऐसी नदियां जो है आंतरायिक जलधाराएं। तीसरे प्रकार की है कालिक जलधाराएं, जो कुछ समय के लिए प्रवाहित होती है जलधाराएं और उनमें वर्षा काल में कुछ जल आ जाता है, उसके कारण से वो प्रवाहित होती है। अन्यथा वो जो जलधाराएं हैं वो सूखी ही रहती है। ऐसी जलधाराओं को जो है अल्पकालिक जलधाराएं कहा गया है। तो हमने देखा है कि 3 प्रकार की जलधाराएं: स्थायी जलधारा, ये जिसमें निरंतर पानी प्रवाहित होता रहता है।
आंतरिक जलधारा वर्ष का वह समय जब वर्षा या हिमपात के कारण से उनको जल प्राप्त होता है, वो जलधाराएं प्रवाहित होती है। अल्पकालिक जलधाराएं ऐसी जलधाराएं हैं जो वर्षा काल में तो बहती है, कम समय के लिए प्रवाहित होती है वर्षा काल में भी, तो ऐसी जलधाराओं को हम अल्पकालिक जलधाराओं का नाम देते हैं। नदी का अपर्दन कार्य के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। नदी 3 प्रकार के कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य। अपर्दन कार्य के अंतर्गत नदी के द्वारा जो है अपने वेग और जल की मात्रा के द्वारा जो है जिस घाटी में प्रवाहित होती है, उस घाटी को की तली और उसके पार्श्व किनारों को वेग और जल की मात्रा के कारण धरातल को जो है काट छाट कर घाटी को गहरा एवं चौड़ी बनाती है। नदी के द्वारा घाटी को काटना, छाटना और उनके जो है घर्षण के द्वारा उसकी गहराई में वृद्धि करने का जो कार्य है, वो नदी का अपर्दन का कार्य कहलाता है। नदी का जो अपर्दन का कार्य है वो निम्न रूपों में गठित होता है। 4 भागों में उसको बांटा जा सकता है नदी के अपर्दन कार्य को। पहला है अपघर्षण। दूसरा है सन्निघर्षण। तीसरा कार्य है गोलीकरण। और चौथा जो कार्य है वो है जल गति क्रिया। गोलीकरण को संक्षारण क्रिया भी कहते हैं, संक्षारण की क्रिया भी कहते हैं, संक्षारण क्रिया। इन 4 क्रियाओं के द्वारा जो है नदी अपने अपर्दन के कार्य को संपादित करती है। अपघर्षण की क्रिया, गोलीकरण की क्रिया, सन्निघर्षण की क्रिया, गोलीकरण या संक्षारण की क्रिया और जल गति क्रिया। इन चारों पर हम चिंतन करें तो क्रमशः हम देखते हैं अपघर्षण क्रिया नदी बहते समय अपने साथ चट्टानों के कठोर टुकड़े बहाकर ले जाती है। ये कठोर टुकड़े चट्टानों के नदी के तल और नदी के पार्श्व किनारों पर रगड़ खाते हैं और उनको खुरसते हुए आगे बढ़ते हैं। इस क्रिया को अपघर्षण की क्रिया कहा जाता है। नदी में जितना के पानी में या जल में जितनी अधिक मात्रा में बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी होंगे, उतना ही नदी का अपघर्षण का कार्य प्रभावी होगा, अधिक होगा। जिस नदी में जलोढ़ की मात्रा कम होती है, जलोढ़ यानी जल के द्वारा जो प्रवाहित पदार्थ है, कंकड़, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े जिस नदी के पानी में कम प्रवाहित होते हैं, वो अपघर्षण की मात्रा कम करते हैं, कम होता है अपघर्षण। और जिसमें पानी में जो है नदी में कंकड़, पत्थर, रेत और चट्टानों के टुकड़े, बजरी अधिक पानी के साथ प्रवाहित होते हैं, वो नदी घाटी की तली और उसके पार्श्व के किनारों को रगड़ खाते हुए, खुरसते हुए, तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। वो जो
क्रिया है वो अपघर्षण की क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया है सन्निघर्षण की क्रिया, जिसको हम एट्रिशन भी कहते हैं। एट्रिशन की क्रिया यह अपरदन की एक यांत्रिक क्रिया है। इसमें नदी में बहने वाले जो कठोर शेल के टुकड़े, बजरी, कंकड़, पत्थर, वो स्वयं आपस में ही टकराकर टूट जाते हैं। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े में, छोटा टुकड़ा छोटे टुकड़े में, अंत में जो है चीका के रूप में, बालू के रूप में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो नदी के तल पानी के साथ आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। ये मलबा जो है स्वयं टूटकर चूर चूर हो जाता है। इस प्रकार का मलबा नदी में प्रवाहित होते हुए अंत में बिल्कुल चीका के रूप में डेल्टाई क्षेत्रों तक पहुंचता है। सन्निघर्षण की क्रिया के कारण से अत्यधिक मात्रा में जो मलबा है वो नदी के मुहाने पर और सागरों में जाकर जमा होता रहता है। अर्थात सन्निघर्षण का मतलब नदी में प्रवाहित कंकड़, पत्थर, गोलाश्म, शेल के टुकड़े जो आपस में टकराते हैं, उनके कारण से ये छोटे से छोटे अंश के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इस क्रिया को सन्निघर्षण की क्रिया कहा गया है। गोलीकरण या क्षंक्षारण की क्रिया जल की घोलने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। नदी में बहने वाला जो पानी है, रास्ते में आने वाले चट्टानों के अंश जो पानी में घुलनशील हैं, उनको अपने पानी में साथ घोलता हुआ चलता है। मिट्टी, नदी के किनारों की जो मिट्टी है वो कठोर होती है, लेकिन पानी में घुलकर वो आगे से आगे प्रवाहित होती है। कुछ चट्टानें ऐसी होती है जैसे नमकीन चट्टानें, चूना युक्त चट्टानें, या ऐसी चट्टानें जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है, वो चट्टानें नदी के पानी में घुलकर आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इस क्रिया को गोलीकरण की क्रिया या क्षंक्षारण की क्रिया कहते हैं। जल गति क्रिया चतुर्थ क्रिया है, जिसके द्वारा नदी अपने अपरदन कार्य को संपादित करती है। नदी के में प्रवाहित होने वाला जो जल है उसके अंदर एक गति होती है। जितना पानी ऊंचे भागों से या जितने अधिक ढाल से पानी प्रवाहित होता है, उतनी ही उसकी गति बढ़ जाती है। साथ में जल की जितनी अधिक मात्रा होती है, उतनी ही उसकी गति बढ़ जाती है। तो जल की गति के कारण से रास्ते के जो चट्टानी कण होते हैं उन पर दबाव पड़ता है। चट्टानों पर जो दबाव और उसकी गति के कारण से चट्टानें टूट जाती है, उखड़कर लुढ़क कर पानी के साथ आगे से आगे चलती रहती है, जिसके कारण से चट्टानें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। जल की जो गति है उसके दबाव के कारण से जो अपरदन होता है उसे जल गति क्रिया कहते हैं। इसमें जो है नदी के द्वारा बहुत सा मलबा असंगठित रूप से नदी अपने दबाव और गति के कारण से सागरों, महासागरों में ले जाकर प्रवाहित करती रहती हैं। ये क्रिया जो है जल गति क्रिया नदी के आयतन, नदी का जल का वेग और ढाल, नदी के तल की संरचना और नदी में जो है जलोढ़क की मात्रा, इसके जो है अपरदन कार्य को प्रभावित करती है। अपरदन के रूप है, लेकिन अपरदन का जो कार्य है वो 4 तत्वों से प्रभावित होता है। अपरदन का कार्य निम्न प्रमुख तत्व से प्रभावित है कि कौन सी नदी अधिक मात्रा में अपरदन करेगी, कौन सी कम अपरदन करेगी। इसमें जो है पहला है नदी का आयतन। नदी का आयतन
अपर्दन को प्रभावित करता है। जितना नदी का आयतन अधिक होगा उतना ही नदी अपर्दन का कार्य करेगी। नदी के जल का वेग एवं ढाल नदी के अपर्दन के कार्य को प्रभावित करता है। नदी के तल की संरचना नदी जल में जलोढ़कों की संख्या नदी मात्रा नदी के जल का आयतन जितना अधिक होगा उतना ही अपर्दन काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि नदी के जल का जो आयतन है नदी के वेग को प्रभावित करता है। बाढ़ के समय नदी के जल का वेग काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो है नदी में पानी बहुत अधिक होता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे अपर्दन भी प्रभावित होता है। नदी का वेग जो है और ढाल, जितने अधिक ऊंचे ढाल से नदी प्रवाहित होगी और उसमें जो है उसका वेग अधिक होगा, नदी निम्न भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ से नदी निकलती है वहाँ अपर्दन का कार्य अधिक करेगी। नदी जो है अपने पाश और जो घाटी है उसको गहरे से गहरा बनाते जाएगी। नदी के तल की संरचना भी जो है नदी के अपर्दन कार्य को प्रभावित करती है। नदी का तल जितना कठोर शिलों से निर्मित होगा उतना ही अपर्दन कम होगा, और यदि नदी का तल कोमल चट्टानों से निर्मित है तो अपर्दन की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। चौथा जो हम कह रहे हैं, नदी में जो है जलोढ़ की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही उसमें जो है अपर्दन की क्षमता बढ़ जाएगी। जलोढ़क से तात्पर्य है नदी के जल में घुलकर और उसमें निलंबित स्थिति में कुछ कंकड़, पत्थर, बजरी लुढ़कते हुए चलते हैं, इन्हें जलोढ़क कहते हैं। और ये जलोढ़क जो है तली और पार्श्व को घिसते हुए, खरोंचते हुए आगे बढ़ते हैं, अपघर्षण और सन्निघर्षण की क्रिया को प्रभावित करते हैं और अपर्दन कार्य की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि नदी के अपर्दन का जो 4 रूप हैं, उन 4 रूपों को जो है ये नदी का आयतन, नदी के जल का वेग, ढाल, नदी के तल की संरचना और नदी के जल में जलोढ़ की मात्रा उसकी क्षमता को बढ़ा देती हैं। धन्यवाद।